नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे झारखंड राज्य पर्यावरण संबंधित तथ्य। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जंगल प्रबंधन और जीव जंतु संरक्षण को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्या पढ़ना है हमें, तो झारखंड राज्य पर्यावरण संबंधित तथ्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे झारखंड में कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि पर्यावरण संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर जेपीएससी की बात करें तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, और बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना और 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप 5 में से 4 नंबर आराम से ले लाएंगे। समझ रहे हैं, तो आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है या फिर आप जॉब करते हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स को बहुत अच्छे से बनाया है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बूस्टर साबित होगा। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। हम लोगों ने उतना ही लिखा है जितना ज़रूरत है। ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने इस नोट्स को बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम झारखंड राज्य पर्यावरण संबंधित तथ्य। ठीक है, आराम से पढ़िए, बहुत ईजी चैप्टर है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम पढ़ते हैं झारखंड राज्य पर्यावरण संबंधित तथ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी चैप्टर है, आप एक बार पढ़िएगा, आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण का मतलब है परि जोड़ वरण। पर्यावरण हम ऐसा तोड़ दे रहे हैं। परि का मतलब होता है चारों तरफ और वर्ण का मतलब होता है आवरण। तो हमें चारों तरफ से जो आवरण ढका हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और इस पर्यावरण में क्या क्या आ जाते हैं, तो हम जीव जंतु आ जाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, नदी आ जाएगा, झरना आ जाएगा। ठीक है, जितने भी सजीव निर्जीव चीज़ें हैं सभी इसमें एक भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित रहती है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए हम देखते हैं, यही लिखा हुआ है कि पर्यावरण यानी एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से ढका रखता है। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट जो शब्द है, जो पर्यावरण शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे क्वेश्चन पूछ दे कि इन्वायरमेंटल जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप जानते हैं पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है। हमें तो पहले तो ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाता है, लकड़ियाँ मिल जाती हैं फर्नीचर के लिए, हमें ईंधन मिल जाता है, बहुत सारे रोजगार हैं जो पर्यावरण पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वहाँ से हमें स्वच्छ वायु मिलती है, पानी मिलता है। तो जितना हमारा जो जीवन है वो पर्यावरण पे डिपेंडेंट है। अगर पर्यावरण नहीं तो हम नहीं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो पर्यावरण में दिन ब दिन ह्रास देखा जा रहा है, मतलब दिन ब दिन कमी होती जा रही है। ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है, वायु प्रदूषण से पर्यावरण दूषित होते जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ते जा रहा है, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जैसे कि गर्मी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सुबह शाम। और देखा जाए तो जल प्रदूषण से जल खराब हो जा रहा है। ठीक है, और वो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण समय समय पे बारिश नहीं हो रही है। कहीं बारिश हो रही है तो ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये सब पर्यावरण के क्षरण जो होते हैं ना उसी के कारण है। ठीक है, पर्यावरण का क्षरण इसी कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसे सबको हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, और पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है। ठीक है, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण कानून कहते हैं। इसे 1986 में पारित किया गया था। इसका एक ही उद्देश्य है, वो है पर्यावरण की रक्षा करना और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, अब समझ रहे हैं, अगर प्राकृतिक संतुलन नहीं बना रहेगा तो क्या होगा, तो हमारा जो जीवन प्रत्याशा है वो घट जाएगा। ठीक है, हमें बीमारियां होने लगेंगी, हमारा जो जो पानी है वो दूषित होने लगेगा, हवा दूषित होने लगेगा। ठीक है, जिससे जो भी जीव जंतु हैं या वनस्पति हैं उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, हम सर्वाइव करने के लिए बहुत सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो पर्यावरण को हमें संरक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसका संरक्षण करना पड़ेगा, इतना आप समझ लिए। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि पर्यावरण के घटक क्या हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ईजी चैप्टर, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो ये मेंस के लिए। अगर आप मेंस लिखने जाएंगे ना तो आपको ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा कि उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, कैसे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आप आराम से एक मेंस पेपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। ठीक है, इसके 2 भाग हैं। एक ठो क्या है, अजैविक पर्यावरण, और एक है जैविक पर्यावरण। ठीक है, वो जो अजैविक पर्यावरण है उसमें निर्जीव चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए हम अजैविक को देख लेते हैं। अजैविक का क्या मतलब होता है, इसमें निर्जीव जितने भी चीज़ हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जल मंडलीय पर्यावरण। अब बोलेंगे स्थल मंडलीय में क्या आएगा, तो पहाड़ आ जाएगा। ठीक है,
पहाड़ आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, तो ये क्या है, स्थल मंडलीय है। ठीक है। अब वायुमंडलीय में हवा आ गया, तो हवा में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे जो गैस हैं वो हवा में है। ठीक है। और जल, जल तो आप जानते हैं, समुद्र हो गया। ठीक है, समुद्र हो गया, समुद्र में बहुत सारे इक्वेटिक जीव हैं। ठीक है, तो जल मंडलीय पर्यावरण हो गया। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये अजैव पर्यावरण की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इसे समझ सकते हैं कि ये सब निर्जीव होते हैं। ठीक है, अब समझ लिए। अब चलिए हम जैविक पर्यावरण में आते हैं। ठीक है, जैविक पर्यावरण मतलब जो सजीव है, जिसमें हमें वनस्पति पर्यावरण मिल जाता है और जंतु पर्यावरण मिल जाता है। ठीक है, वनस्पति में हम पेड़ पौधे वनस्पति को ले सकते हैं, और जंतु में जैसे गाय बैल भैंस हम लोग आ जाते हैं, सब जंतु पर्यावरण में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके दो घटक हैं, इसे आप याद रखिएगा, एक अजैव और एक जैविक। ठीक है, जिसमें अजैविक में स्थलमंडलीय, वायुमंडलीय और जलमंडलीय आ जाता है, और जैविक पर्यावरण में वनस्पति और जंतु पर्यावरण आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये पूछा दिया जाएगा कि अजैविक पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं, तो ये सब नाम दे दिया जाएगा, उससे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण के संबंधित हम मुद्दे देखेंगे। ठीक है, कि जो पर्यावरण से जो संबंधित जो विषय हैं उस पर हम ध्यान देंगे कि किस किस पे हमें जोर देना है, किसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब समझते हैं आप? जैव विविधता का मतलब होता है कि एक ही जगह में बहुत सारे किस्म के प्राणी जीव जंतु जो होते हैं ना, तो वहाँ जैव विविधता ज़्यादा होती है। ठीक है, उसे हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं। हॉटस्पॉट कहाँ होता है भाई, तो ये हॉटस्पॉट मैं आपको बताता हूँ कहाँ होता है। ये जैसे कि अर्थ है, और अर्थ के बीच में क्या है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के अब थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इसी सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जैव विविधता के बढ़ने के मतलब जैव विविधता के पीछे कारण क्या है। ठीक है, जैव विविधता के बढ़ने का कारण क्या है, मतलब जैव विविधता कैसे, किस जगह को जैव विविधता ज़्यादा रहेगी, किस जगह पे जैव विविधता कम रहेगी, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं कि जो भूमध्य जो रेखा है उनके जो समीप जो भी मतलब भूमंडलीय क्षेत्र है, वहाँ पे अत्यधिक गर्मी के कारण वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए इस क्षेत्र में जो है जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये जैव विविधता अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो ये कहाँ है, तो ये देखिए हमारा जो पश्चिमी घाट है, यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे पूर्वी घाट हो गया, यहाँ भी पाई जाती है, जैसे इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, यहाँ भी पाई जाती है, और ये सुंडा क्षेत्र हो गया, जैसे हमारा ये इधर वाला इलाका जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। जहाँ बारिश ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, यही 4 क्षेत्र हैं हमारे भारत में जहाँ जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और जैव विविधता का जो शब्द है वो किसने दिया था, तो WG रोजन ने। ठीक है, 1985 में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि जैव विविधता शब्द को किसने दिया था, तो WG रोजन 1985। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता का मतलब होता है कि जैव विविधता को संरक्षण करना। ठीक है, हम इसको 2 प्रकार से जैव विविधता को संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन सेटू विधि और एक एक्स सेटू विधि। तो इन सेटू विधि का मतलब होता है जैसे कि जो जहाँ जिस प्रकार का प्राणी है ना, वहीं पे एक वैसा वातावरण कर दीजिए कि वो प्राणी या फिर वो जीव जंतु वहाँ पे सर्वाइव कर सके। जैसे इन सीटू में जैसे कि हो जाता है, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, झील हो गया, तो ये सब क्या आते हैं इन सेटू में। ठीक है, और एक्स सेटू में हो जाता है कि किसी भी जीव जंतु को आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में ले जाइए और वहाँ उसको संरक्षित करिए, तो उसको बोलते हैं हम एक्स सेटू। ठीक है, एक्स सेटू में जैसे कि तालाब हो गया, तालाब हम बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे जगह से मछली लाकर वहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर चिड़ियाघर हो गया, चिड़ियाघर में जो दुर्लभ प्राणी है जो विलुप्त होने के कगार पे, उसको ला के हम उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे बागवान हो गया, तो इस टाइप के एक्स सेटू में आते हैं। और इन सेटू में आते हैं जो जैसे कि एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को आप आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दीजिए, जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण जो है उसको घोषित कर दीजिए, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दीजिए, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दीजिए, वहाँ पे उन लोगों का संरक्षण करिए, वो इन सीटों में आता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका आ जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर आप एक बार समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है हमें, क्योंकि पर्यावरण हमारे जो जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो जीवन की प्रत्याशा वो खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर पर्यावरण खत्म हो गया तो। आप इतना याद रखिए। ठीक है, फिर हम कुछ पर्यावरण की चुनौतियों को देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे बढ़ रहा है। तो जैसे कि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कारखाने बढ़ रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई चल रही है ज़्यादातर, और देखा जाए तो हम बहुत सारा जैसे न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर वार हो रहा है, तो ये सब कारण हैं जिससे पर्यावरण की चुनौतियाँ को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण की चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, जैसे जैव प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। जैसे वायु प्रदूषण से
अम्ल वर्षा होगा, जिससे बहुत सारे इक्वेटिक जो होंगे, इक्वेटिक जो जीव जंतु होंगे उनको हानि होगा, जो पर्यावरण के में जो वनस्पति होंगे उनको हानि होगा, हम लोगों को हानि होगा, जीव जंतु को हानि होगा। तो ये सब सारे जो है ना, ये सारे विषय पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं। और पर्यावरण का महत्व भी देखेंगे, पर्यावरण हमारे लिए किस टाइप का महत्व रखता है। जैसे कि पर्यावरण से हमें रोजगार मिलता है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, सब चीज़ मिलता है, समझ रहे, पर्यावरण नहीं तो हम नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं हम झारखंड में जैव विविधता, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं हमारे झारखंड में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो और अगर राज्य के मुकाबले हमारे यहाँ अच्छा खासा जैव विविधता पाया जाता है, ठीक है। जैसे पिठोरिया घाटी रांची, ठीक है, यहाँ पे अच्छे खासे जीव जंतु पाए जाते हैं, अच्छी अच्छी जब वनस्पतियाँ, दुर्लभ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ? पिठोरिया घाटी रांची, ठीक है। एक नेतरहाट जानते हैं, नेतरहाट में बहुत सारी वर्षा होती है, तो बहुत सारी वर्षा तो वहाँ जैव विविधता, और जैव विविधता में वहाँ बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, दुर्लभ प्रजाति की, कि वहाँ पे क्या होते हैं, औषधि पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर सारंडा का जंगल हो गया, पारसनाथ की पहाड़ी हो गया, दालमा की पहाड़ी हो गया, और जो प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि कोयल हो गया, दामोदर हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, तो इन ये जो नदियाँ हैं ना, इनमें भी बहुत सारे के जीव जंतु जो इक्वेटिक हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं, वो अच्छे खासे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में जैव विविधता के वाले क्षेत्र कौन सा है, तो यही सब जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि पर्यावरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, ठीक है। अब देखिए झारखंड की बात करते हैं हम, ठीक है। तो झारखंड में हमारे एक अफ्रीकी मूल का कल्पतरू वृक्ष पाया जाता है, ठीक, क्या है? कल्पतरू वृक्ष। तो कल्पतरू वृक्ष है, ये पूरे भारत में इसकी संख्या 9 है, और अकेले रांची में हमारे यहाँ 4 वृक्ष पाए जाते हैं, और अन्य जो 5 वृक्ष है वो अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। लेकिन समझ रखते हैं आप, 9 वृक्ष में से केवल 4 वृक्ष हमारे रांची में पाए जाते हैं। और ये जो कल्पतरू वृक्ष है, ये बहुत बहुत मतलब औषधि के तौर पर देखें तो ये बहुत लाभकारी वृक्ष है, ठीक है। ये औषधि इससे बनाया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये सभी के लिए उपयोगी है, औषधि बनाने के लिए। और सबसे बड़ा इसकी विशेषता ये है कि ये जल भंडारण क्षमता इसकी ज़्यादा होती है कल्पतरू वृक्ष की, ठीक है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो ये इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी वृक्ष है, जो पूरे भारत में 9 पाए जाते हैं और हमारे यहाँ 4 पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो कल्पतरू वृक्ष हैं, जो अफ्रीकी मूल के कल्पतरू वृक्ष है, झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये आंसर बन सकता है। और कितने पाए जा सकते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यही सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको बस देखना है एक बार, और एक बार MCQ लगा लीजिएगा, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या कहता है कि प्रमुख विलुप्त प्राय जो पौधे होते हैं उनके संरक्षण का काम चल रहा है हमारे यहाँ। तो उसमें कौन कौन है, तो इसमें पहला है मखान कटोरी, ठीक है। मखान कटोरी और शिवलिंगम फूल, जो शिवलिंगम फूल है वो है, ये जो शिवलिंगम फूल होते हैं ना, ये लाल और सफ़ेद रंग के पाए जाते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं, ठीक है। ये अगर जिस क्षेत्र में लग गए ना, तो वहाँ के वातावरण को ये सुगंधित कर देते हैं, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के श्रेणी में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजाति हमारे यहाँ भी पाई जाती हैं। शिवलिंगम फूल इसको बोलते हैं, ये बहुत सुगंधित होती है। और इसे कहाँ लगाया जा रहा है, तो इसे देवरिया, जो देवघर का जो कांवरिया रूट है, वहाँ पे लगाया जा रहा है इसको, ठीक है। और ये बहुत सुगंधित मतलब वातावरण को शुद्ध कर देता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो किसके संरक्षण का काम चल रहा है, तो मखान कटोरी और शिवलिंगम फूल का, ठीक है। यही 2 फूल है। अब चलिए कुछ प्रमुख पेड़ के बारे में हम बात करते हैं कि झारखंड में बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, जो देखा जाए तो औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रुद्राक्ष का पेड़ हो गया, हाथी कुंभी हो गया, सोना छाल हो गया, ठीक है, और मेह का पेड़ हो गया। ये सब हमारे झारखंड में पाए जाते हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं रिसर्च के लिए, औषधियों के लिए, ये सब का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए मेघ के जो पेड़ हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा घट रही है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि मेघ के जो पेड़ हैं उनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। और ये मालूम आपको, ये मेघ के जो पेड़ होते हैं ना, और इनके जो छाल होते हैं, इससे अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं झारखंड में। तो ये रोजगार का भी है कि अच्छा खासा जरिया था, ठीक है, ट्राइबल्स के लिए। तो अगर ये पेड़ खत्म हो रही है तो उनका रोजगार भी खत्म हो रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, सरकार इसके बारे में सोच रही है और इसके संरक्षण का कार्य भी कर रही है। तो नेक्स्ट क्या है, विलुप्त प्राय जीव जंतु एवं पक्षियाँ, ठीक है। तो झारखंड में गिद्ध की जो प्रजाति है वो बहुत तेज़ी से विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। गिद्ध की टोटल 9 प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें से 3 प्रजातियाँ हमारे झारखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो गिद्ध है, जो IUCN की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। IUCN की श्रेणी में वही जो जीव जंतु या फिर पक्षियाँ आते हैं जिनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, जिनकी प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। उनको संरक्षण की प्रबल आवश्यकता है।
ठीक है, उन्हीं जीव जंतुओं को IUCN की श्रेणी में शामिल किया जाता है, जिसमें गिद्ध को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गिद्ध बहुत तेज़ी से खत्म होते जा रहे हैं। तो गिद्ध की 3 प्रजातियां हमारे झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें कौन है, जिप्स बेलिग्लिस, ठीक है, जिप्स इंडिकस और इजिप्शिया गिद्ध। ठीक है, ये जो तीनों गिद्ध है ना, ये हमारे झारखंड में पाए जाते हैं, जिसमें जो 2 हैं ऊपर वाले, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे हजारीबाग क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जिप्स बेलिग्लिस और इंडिकस। ठीक है, ये हमारे यहाँ कहाँ, तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनकी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। अगर देखा जाए, अगर आंकड़ों की बात करें हम, तो आंकड़ों के अनुसार 1980 में इनकी संख्या हज़ारों में थी, लेकिन आजकल बढ़ता जो प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण जीव जंतु पक्षियों में भारी गिरावट आई है। और सबसे ज़्यादा गिरावट किस में आया है, तो गिद्ध में आया है। ठीक है, अगर हम देखें तो 1980 से लेकर अभी तक गिद्ध की संख्या में 97% की कमी आई है। 97% समझ रहे हैं कि 100 गिद्ध से अगर 1980 में, तो आज कितने गिद्ध बचे हैं, तो 3 गिद्ध बचे हैं। ठीक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि गिद्ध की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। ठीक है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। और इसका जो प्रमुख कारण क्या है, जो गिद्ध के मरने का प्रमुख कारण है कि ये डाइक्लोरोफेनेक जो दर्द निवारक जो दवा है, यही इसके कमी का कारण है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जो डाइक्लोरोफेनेक जो दवा है वो किस तरह से जो गिद्ध हैं उनके प्रजातियों को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो जैसे कि पशु है, पशु का इलाज हुआ, तो इलाज में जो दिए जाते हैं ना, जैसे कि ये जो दवा है, ये दर्द निवारक दवा है। तो जैसे कि पशुओं का जो इलाज होता है उसमें डाइक्लोरोफेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये डाइक्लोरोफेन जो है वो पशुओं की जो ब्लड है या फिर मांस है, चमड़े हैं, उसमें आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब पशु फिर मर जाता है, तो जो पशु मरता है तो उसे गिद्ध खाते हैं। ठीक है, और गिद्ध खाएंगे तो गिद्ध में वो बीमारी पहुंच जाएगी, वो डाइक्लोरोफेन है, उसका जो संक्रमण है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो गिद्ध में पहुंच जाएगा। और गिद्ध के लिए वो सबसे खतरनाक काम करता है, वो गिद्ध को मृत्यु दे सकता है। ठीक है, तो वो गिद्ध के मरने का कारण क्या है, तो डाइक्लोरोफेन दवा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिद्ध के मरने का प्रमुख कारण क्या है। तो अगर आपको याद होगा तो आप आराम से टिक कर सकते हैं कि डाइक्लोरोफेनेक जो दर्द निवारक जो दवा है वही गिद्ध के मरने के कारण है। सबसे पहले जो पशु होते हैं उनके इलाज में डाइक्लोरोफेन दवा का यूज किया जाता है। वही पशु जब मर जाते हैं, जब उसे गिद्ध खाते हैं, तो फिर गिद्ध उससे इफेक्टेड हो जाते हैं और फिर गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, के अनुसार अनुसूची जो 1 है, इसमें गिद्ध के संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, और इस पर कानून भी बना है कि जो भी गिद्ध को नुकसान पहुंचाएगा उसे 3 से लेके 7 साल की सज़ा है और साथ में 25,000 जुर्माना भी है। ठीक है, फिर भी जो गिद्ध की जनसंख्या है काफ़ी कमी देखी जा रही है। और इस कमी को देखते हुए सरकार ने जो डाइक्लोरोफेन जो दवा है उसके इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, कि गिद्ध की जो प्रजातियों में कमी किसके कारण आ रही है, तो डाइक्लोरोफेन दवा के कारण, और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 2 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला है PMIS और NMIS। पहला क्या है, प्लांटेशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा है नर्सरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसे आप याद रखिएगा, इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जंगल के विस्तार एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, जंगल के विस्तार को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है, और जंगलों के इलाकों में भ्रमण कर एक रिपोर्ट तैयार करना, जिसकी सहायता से पर्यावरण का संरक्षण हो सके। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और एक और पॉइंट है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने एवं वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने 2014-15 में 5,45,000 वृक्ष लगाए हैं। ठीक है, ये डाटा पूछा भी जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो चलिए हम उसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और पहला है उसमें मुख्यमंत्री जन वन योजना। ठीक है, जिसका जो इस परियोजना का स्टार्ट कब किया गया था, तो 2015 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो 2015 में। तो ये जो योजना है ये निजी क्षेत्रों में वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए था। जैसे कि जो भी किसान हैं उनके पास बंजर ज़मीनें होती हैं या फिर पड़ती ज़मीनें होती हैं, तो उन क्षेत्रों में वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो देखिए, हम देखते हैं कि जो निजी क्षेत्रों में वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी जो सीमा है, वृक्षारोपण की सीमा है, मिनिमम 1 एकड़ और मैक्सिमम 5 एकड़। इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कितनी सीमा
सीमा है मिनिमम 1 एकड़, मैक्सिमम 5 एकड़। जो प्रति एकड़ काष्ठ वृक्ष, ठीक है, काष्ठ वृक्ष मत का मतलब होता है जैसे कि जो लकड़ी के वृक्ष हैं, जैसे फर्नीचर वर्नीचर के वृक्ष हो गए, जैसे सागवान हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, और बम्बूल हो गया, सेमल हो गया, इस टाइप के जो वृक्ष है ना वो 1 एकड़ में 445 वृक्ष लगाए जाएंगे। अगर वही फलदार वृक्ष की बात करें हम तो 1 एकड़ में 160 वृक्ष लगाए जाएंगे, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए और रख रखाव के लिए जो झारखंड सरकार है वो 75% का अनुदान देंगी अगले 3 साल तक। समझ रहे हैं, अगले 3 साल तक जितने भी खर्च हो गए उसका 75% का हिस्सा कौन वहन करेगा? तो झारखंड सरकार वहन करेगी, ठीक है। और 3 साल के बाद झारखंड सरकार इस पर अपना अधिकार नहीं जमाएगी, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ये किस लिए स्टार्ट किया गया था? तो वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए और जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं 33% आवश्यक होता है और हमारे यहाँ 29.76% क्या है? वन है। तो 33% को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट है झारखंड इको टूरिज्म नीति 2015, ठीक है। इसके प्रथम चरण में 8 क्षेत्रों को विकसित करना है। किसके लिए? तो पर्यटन हेतु, ठीक है, पर्यटन हेतु इसको विकसित करना है। विकसित करने का मतलब क्या हो गया? जो मूलभूत संरचनाएं हैं उनमें सुधार करना है। जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर घूमने जाते हैं और उस क्षेत्र में आपको खाने की व्यवस्था ना हो, पीने की व्यवस्था ना हो, वहाँ जाने का व्यवस्था ना हो, ठहरने का व्यवस्था ना हो, तो आप वहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड इको टूरिज्म नीति को लाया है, जिसके तहत वहाँ की मूलभूत संरचनाओं में सुधार किया जाएगा। जिस क्षेत्र को चिन्हित किया गया है उस क्षेत्र में मूलभूत संरचनाओं का सुधार किया जाएगा। जैसे सड़क बनाया जाएगा, बिजली नहीं है बिजली होगा, पानी की व्यवस्था होगी, पर्यटकों की ठहरने रहने और खाने पीने की व्यवस्था होगी, मनोरंजन की व्यवस्था होगी। ये सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से विकास करेगी झारखंड सरकार, जिसके लिए 8 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसे आप याद रखिएगा। पारसनाथ, कन्हरी हिल, फॉसिल पार्क, त्रिकुट जो पर्वत है वो, और हो गया पलामू बाघ परियोजना, तिलैया डैम, नेतरहाट और दालमा गज्जिया अभयारण्य, ठीक है। यही 8 जो क्षेत्र हैं वो पहले चरण में चिन्हित किए गए हैं और यहीं पे मूलभूत संरचनात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डोभा निर्माण। डोभा निर्माण आपके क्षेत्र में भी डोभा निर्माण बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो डोभा निर्माण कब लाया गया था? 2016 में। और इसका काम था कि जल स्तर को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था जल स्तर को बढ़ावा देना और ये मनरेगा योजना के तहत था, जिससे रोजगार भी मिलता, ठीक है। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार की गारंटी है, तो इसके तहत जो मनरेगा में काम कर रहे मजदूर हैं उनको रोजगार भी मिलता। और ये अगर डोभा निर्माण हो जाता तो जल स्तर में तो वृद्धि आती ही आती। अगर वहाँ के स्थानीय लोग चाहते थे यहाँ पे मछली पालन कर सकते थे, बत्तख पालन कर सकते थे, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के डोभा निर्माण लाया गया, ठीक है। लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ डोभा बना। हमारे इलाके में 2-4 डोभा है, बस नाम के ही डोभा है, वो किसी काम के नहीं है। और जिसके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, पता नहीं वो रुपये कहाँ गए। क्योंकि मैं डोभा देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये बर्बादी है। चलिए छोड़िए, झारखंड की स्कीम है, पता नहीं कहाँ कहाँ काम आती है, ठीक है। तो चलिए, डोभा निर्माण का आप देख लिए किस लिए लाया गया था, किसके योजना के तहत लाया गया था, और बजट क्या था, उसका साइज भी आप याद रखिए लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जीवन मतलब जल स्तर के इसको बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। 2015-16 में स्टार्ट की गई थी और ये केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी रहेगी? 60% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40%, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो आप देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि इसकी सहायता से झारखंड में जल छाजन का काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि राज्य में उबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति है उसके कारण 30% जो वर्षा का जल है वो नाले में बहकर समुद्र में चला जाता है, ठीक है, बर्बाद हो जाता है। इससे जल संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है कि कृषि सिंचाई परियोजना को लाया जाए, ठीक है। तो अगर जल छाजन का पहले आप जल छाजन समझिए। जल छाजन का मतलब होता है किसी भी अगर जो भी जल बर्बाद हो रहा है उसका संरक्षण करना। जैसे कि बहुत सारे जो जल होते हैं नाले वाले में बह के, जैसे बरसात का जल वो डायरेक्ट समुद्र नदी में मिल जाते हैं, नदी से समुद्र में चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, ये जल छाजन परियोजना के तहत हम छोटे जैसे डोभा निर्माण हो गया, डोभा निर्माण देख लीजिए, तालाब निर्माण कर देंगे, ठीक है, एक बांध का निर्माण कर देंगे, जिससे हम क्या करेंगे ना, वर्षा के जलों को संरक्षण कर देंगे। और जब बारिश नहीं होगी तो उसी जल से हम सिंचाई के कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसी कारण ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई थी, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसके लिए जल छाजन हेतु, ठीक है, क्या है, रीच द वैल्यू अप्रोच के माध्यम से 24 जिलों में 117 क्लस्टर के कुल
927 माइक्रो वाटर सेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि झारखंड एक पहला राज्य बना है जहाँ पे जल छाजन जो विषय है उस पर डिप्लोमा इन वाटर सेट मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया है। किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? इग्नू के थ्रू। ठीक है, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ जल छाजन विषय पे एक डिप्लोमा कराया जाता है। ठीक है, और इसका संचालन किसके द्वारा हो रहा है? तो इग्नू के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, कि जो जल छाजन विषय पर पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया है कहाँ? तो झारखंड में, और किसके द्वारा? तो इग्नू के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि सांख्यिकी जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम 2016। ठीक है, ये किसकी सहायता से चल रहा है? तो ये विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है, और साथ में राज्य सरकार भी इसमें अपना योगदान दे रही है। तो विश्व बैंक का जो हिस्सा है वो कितना है? 60%, और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? 40%। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये रांची धनबाद के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे जल छाजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसके लिए पायलट परीक्षण भी दिया जा रहा है लोगों को। ठीक है, और पायलट परियोजना की तरह ये चलाया जा रहा है, और पायलट परीक्षण में ये दिया जा रहा है कि कैसे हम मतलब शहर में वर्षा के जल को संरक्षित कर पाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो कहाँ चलाया जा रहा है? तो रांची में और धनबाद में। ठीक है, पायलट परियोजना के तहत चलाई जा रही है, और इसमें पायलट परीक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा यहाँ पे बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसको हम माइक्रो ड्रिप योजना कहते हैं। माइक्रो ड्रिप का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ चल रहा है। तो ये झारखंड के 30 प्रखंडों में स्टार्ट है। ठीक है, और इसमें जो जापान सरकार है उसके द्वारा 282.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो चलिए माइक्रो ड्रिप बताता हूँ मैं को। ठीक है, माइक्रो ड्रिप एक ऐसी मतलब मेथड है जिसके तरीके से कम पानी में अच्छा बीज, मतलब अच्छा जो साग सब्जी हो गया, बीज हो गया या फिर फसल हो गया, उसको उपज कर सकते हैं। जैसे कि एक पाइप बिछाया जाता है ज़मीन के नीचे, और जहाँ जहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं वहीं पाइप से पानी जाता है। ठीक है, और इस पानी में पहले से ही अगर आप चाहिए तो इसमें फर्टिलाइज़र को मिला दीजिए, जिससे फर्टिलाइज़र घुल जाएगा, और ये जो पानी है ना वहीं जड़ के पास आगे टपकेगा जहाँ जहाँ पौधे हैं। ठीक है, उसको पोषण भी मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं, ये पानी की बर्बादी भी कम हो जाएगी, और फसल की पैदावार भी बढ़ जाएगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, और साथ में किसानों में की आय में वृद्धि भी होगी। तो ठीक है, तो ये तकनीक लाई गई है जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। तो ये बहुत मतलब अच्छा है। ठीक है, इस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो माइक्रो ड्रिप परियोजना के तहत मेरा एक दोस्त है वो अच्छा खासा खेती कर रहा है, और अच्छा खासा अर्न भी कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके द्वारा लाई गया था माइक्रो ड्रिप योजना, तो जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और अभी कितने प्रखंडों में लागू है? तो 30 प्रखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? काम्पा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं प्राधिकरण। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन 2002 में हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना कि झारखंड में इसका गठन कब हुआ है? तो 2 जुलाई 2009 को इसका गठन झारखंड में हुआ है। ठीक है, झारखंड में कैंपा का गठन कब हुआ है? तो 2009 में, इसको आप याद रखिएगा। और जो कैंपा कोष कानून है वो कब लागू किया गया? तो 2016 में लागू किया गया है। ठीक है, अब चलिए आपको मैं ये समझाता हूँ कि कैंपा होता क्या है, कैंपा है क्या। तो कैंपा क्या है ना कि फंड को जमा करता है। जैसे कि कोई एजेंसी है, ये जैसे जंगल है, और कोई एजेंसी आए उसे खनन करना है यहाँ तो इस क्षेत्र में, तो वो तो वन को काटना पड़ेगा, या फिर बांध खोदना है तो यहाँ भी वन को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी कारणवश अगर वन को काटा जा रहा है तो उसके लिए जो एजेंसी है ना कुछ फंड देती है सरकार को, जो कहाँ जमा होता है? तो काम्पा में जमा होता है। और ये फंड का इस्तेमाल कहाँ किसके लिए किया जाता है? तो ये फंड का इस्तेमाल जैसे यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, और ट्राइबल्स तो भाई वहाँ से निकल जाएंगे, अगर वहाँ जो रहते हैं ट्राइबल, तो उनके ये जो ट्राइबल्स निकलेंगे उनके पुनः स्थापन के लिए, उनके लिए पायलट ट्रेनिंग के लिए, और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, और उनके रोजगार के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि काम्पा क्या है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो काम्पा में क्या होता है? फंड जमा होता है। ठीक है, चलिए अब देखें नेक्स्ट क्या है? वन बंधु योजना। ठीक है, इस योजना को स्टार्ट कब किया गया है? 2015-16 में केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत पायलट प्रखंड के रूप में झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड को चयनित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ जो युवा होंगे उन्हें पायलट परीक्षण दिया जाएगा। किस लिए? तो जो वन प्रबंधन है उसको सुरक्षित करने के लिए,
वन रोपण है उसको बढ़ावा देने के लिए, और ठीक है, और जैसे कि वनों की जो कटाई है उसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा कचरों के प्रबंधन हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसको देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कचरा फैलेगा तो दुर्गंध फैलेगा, ठीक है, दुर्गंध फैलेगा तो बीमारियां होंगी, बीमारियों से कौन होगा इफेक्टेड, तो ह्यूमन बीइंग इफेक्टेड होंगे, जीव जंतु इफेक्टेड होंगे, प्लांट्स इफेक्टेड होंगे, तो सब इफेक्टेड होंगे, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा कम होगी, पर्यावरण दूषित होगा। तो इन्हीं सबको देखते हुए झारखंड सरकार ने कचरा के प्रबंध को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चलिए देखते हैं हम, वो क्या है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है, योजना है, वो चलाया गया है। कहाँ कहाँ चलाया गया है, तो रांची, धनबाद, चाकुलिया और पाकुड़, इसे आप याद रखिएगा, रांची, धनबाद, चाकुलिया, पाकुड़, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और किसके तहत इस योजना का संचालन किया जा रहा था, पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो मोड है उसके द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में देखते हैं कि रांची जो नगर निगम है उसकी सफाई व्यवस्था के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसको आप देखिए। कहा गया है कि सफाई व्यवस्था का काम अगले 25 साल के लिए प्राइवेट कंपनी एक्सेल इंफ्रा को दे दिया गया है, ठीक है। किसको दे दिया गया है, तो एक्सेल इंफ्रा को, ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर जापानी कंपनी द्वारा हिताची, ठीक है, हिताची रांची में अब यही कचरे से बिजली प्लांट लगाया जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। इसे आप समझ लीजिएगा, किसको दे दिया गया है काम करने का, जो कचरा प्रबंधन का करने का काम किसे दिया गया है, तो एक्सेल इंफ्रा को। कितने सालों के लिए, 25 सालों के लिए, ठीक है। और इसी कचरा से क्या होगा, बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है। किसके द्वारा, तो ज्वाइंट वेंचर जो जापानी कंपनी है उसके द्वारा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रमुख बिंदु देख लीजिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। जैसे कि विश्व वानिकी दिवस तो कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण डेट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, जैसे भी पर्यावरण के जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें एक दो डेट वाइज क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे झारखंड में जो प्रदूषण है और कारण परिणाम, देख लीजिए, हम लोगों ने सब लिखा हुआ है, इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारे स्टडी टेबल चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल हम मिलते हैं हम एक नए जोश के साथ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मेरा नोट्स लेना, ठीक है, तो आप मेरे 7992301884 जो मोबाइल नंबर है इस पर कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं फिर हम एक नए जोश और जुनून के साथ, और कल पढ़ेंगे हम क्या, झारखंड में प्रदूषण के कारण एवं परिणाम, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद मेरे दोस्तों, बाय, ठीक है।